हेलो स्टूडेंट, आपका श्री गणेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर नाम है हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन। ये पेपर है पेपर थर्ड जो इंटरनल एक्सटर्नल होगा आपका 75 नंबर और इंटरनल होगा 25 नंबर। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है कि जितनी प्रकार के हमारे बच्चे हैं, चाहे बौद्धिक स्तर से कमजोर हों या विशिष्ट हों या सामान्य हों, जितने प्रकार से अलग अलग स्टूडेंट हैं, सभी को एक साथ शिक्षा ग्रहण करने को समावेशी शिक्षा कहते हैं। इसमें उनका बौद्धिक स्तर को चेक करते हैं। बौद्धिक स्तर, बच्चे के बौद्धिक स्तर को चेक करके उसको किस स्टैंडर्ड में पढ़ाना है, यूकेजी में रखना है, एलकेजी में रखना है, 1 में रखना है, 2 में रखना है, यह हमारा निर्धारित करता है समावेशी शिक्षा। इसमें 3 टर्म आते हैं। फर्स्ट है ये तीनों टर्म बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। फर्स्ट विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, दूसरा है एकीकृत शिक्षा, तीसरा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा तीनों में बहुत ही बारीकी अंतर है। विशिष्ट शिक्षा किसे कहते हैं, एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं और समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं। सबसे पहले हम तीनों पॉइंट को टर्म आउट कर लें। ये हमारा मेन है। तो विशिष्ट शिक्षा किसे कहते हैं, वह बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक रूप से, वह बालक जो सामान्य बालकों से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक वह बालक जो सामान्य बालक से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और संवेगात्मक रूप से भिन्न हो, उसे हम विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं।
दूसरा है एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, चाहे वो शारीरिक रूप से क्यों नहीं भिन्न हो, चाहे वो मानसिक रूप से भिन्न क्यों न हो, चाहे वो सामाजिक रूप से क्यों न भिन्न हो, चाहे संवेगात्मक रूप से क्यों भिन्न हो, उन सभी को एक साथ शिक्षा देने को एक साथ शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में है कि सभी लोगों को एक साथ शिक्षा देना है। विशिष्ट शिक्षा में है सबको अलग अलग शिक्षा देना है। ये है अलग अलग। इन दोनों में बस इतना अंतर है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनको उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप को ध्यान में रखते हुए उनको अलग अलग शिक्षा को प्रदान किया जाता है। इनके लिए अलग विद्यालय की खोली जाती है, अलग स्पेशल ट्रेनिंग दी जाते हैं, अलग पाठ्यक्रम के भी निर्माण किए जाते हैं। और एकीकृत शिक्षा वो शिक्षा होती है जो सभी को एक साथ मिला करके एक साथ उनका पठन पाठन का कार्य आरंभ करते हैं, वो हमारा होता है एकीकृत शिक्षा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है कि समावेशी शिक्षा वो है कि बच्चे का बौद्धिक स्तर चेक किया जाता है। बौद्धिक स्तर, जब हम बौद्धिक स्तर बच्चे को चेक करते हैं, यानी कौन सा, उसका आईक्यू लेवल, जिसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि। जब बच्चा आता है हमारे पास एडमिशन के लिए तो हम उसमें ये ध्यान देते हैं कि उसकी बौद्धिक स्तर कितना है, क्या वह विशिष्ट बालक है, क्या वह सामान्य बालक है कि मंद बालक है। वह सिर्फ डिपेंड करता है उसके बुद्धि लब्धि पर, जिसको बोलते हैं आईक्यू लेवल। इसके हिसाब से जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह शिक्षा होती है समावेशी शिक्षा। तो हम तीनों पॉइंट क्लियर कर दीजिए। तीनों में थोड़ी थोड़ी बारीकी थी, एग्जाम में अक्सर कई बार पूछते हैं तो हम अंतर करना इसमें भूल जाते हैं कि कौन सी विशिष्ट शिक्षा है, कौन एकीकृत शिक्षा है और कौन समावेशी शिक्षा है। तो हम यहाँ क्लियर कर दिए कि जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक रूप से अलग अलग हों उस बाल उनको अलग अलग शिक्षा दी जाती है, उनको विशिष्ट शिक्षा कहा जाता है। और एकीकृत शिक्षा जो सभी को एक साथ पठन पाठन का कार्य प्रारंभ करें वह हमारा होता है एकीकृत शिक्षा। समावेशी शिक्षा में बस थोड़ा सा अंतर है कि बच्चों को बौद्धिक स्तर के हिसाब से उनको शिक्षा दी जाती है, क्योंकि पाठ्यक्रम वही रहते हैं, शिक्षण विधियां वही रहती हैं, विधियां प्रविधियां सारी चीज वही रहते हैं, बस थोड़ा सा इसमें बारीकी अंतर ये आ जाता है। तो हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। हम पढ़ेंगे विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा में हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा बौद्धिक स्तर, दूसरा है हमारा जिसको हम आईक्यू लेवल भी बोलते हैं, शारीरिक, तीसरा है सामाजिक, चौथा है संवेगात्मक। संवेगात्मक, तो जैसा हम पहले इस पर चर्चा कर लिए हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन बालक आते हैं विशिष्ट शिक्षा के अंतर। बौद्धिक स्तर पे जो आईक्यू लेवल हमारा है चेक करते हैं। जब बच्चों का आईक्यू लेवल चेक किया जाता है तब हमें ज्ञात होता है
कि वह बच्चा सामान्य है, वह बच्चा समान बुद्धि का है कि विशिष्ट बुद्धि का है, कि मंद बुद्धि का है, कि वह बच्चा मंद बुद्धि का है। बौद्धिक स्तर का हम उसको आईक्यू लेवल चेक करके कुछ प्रश्नों के माध्यम से एग्जाम टेस्ट करा करके हम यह निर्णय ले लेते हैं कि वह बच्चा समान बच्चों के साथ पढ़ने लायक है, वह बच्चा विशिष्ट बच्चों के साथ पढ़ने लायक है, या वह मंद बुद्धि का है तो किसके साथ पढ़ने वाला है। समान बच्चा का अगर रहेगा तो इसका भी एक कैटेगरी बनाई गई है, 90 से 110 तक है। अगर इसके अंतर्गत बच्चों का आईक्यू लेवल है तो उसको हम समान बच्चों के अंतर्गत रखते हैं। अगर इसके ऊपर है, अगर इसके ऊपर आता है तो वह विशिष्ट बुद्धि का बालक होता है। अगर इसके नीचे है वह, तो हमारा वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आता है। यह बौद्धिक स्तर चेक करना बहुत जरूरी होता है, वरना बच्चों की रुचि, अभिरुचि, उसकी क्षमता, उसके पढ़ने की शैली या उसका भविष्य भी खराब हो सकता है। बौद्धिक स्तर चेक करने के बाद हम बच्चों को अलग अलग स्पेशल क्लासेस में उसकी अलग रूप से ट्रेनिंग दे देते हैं। यह हमारा बौद्धिक स्तर का सामान्य जानकारी थी। इसी तरीके से हमारा है शारीरिक रूप से। तो शारीरिक रूप से हम विकलांग बालक में होते हैं, वह श्रवण बाधित हो, श्रवण बाधित हो। दूसरा, शारीरिक विकलांगता हो, शारीरिक विकलांगता। श्रवण बाधित है जो बोलने में प्रॉब्लम हो, और नेत्र बाधित हो। शारीरिक विकलांगता के अंतर्गत हो शरीर में उसका अपंग हो। अगर ऐसे बालक हैं तो वह समान बालकों की तरह शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वहाँ प्रॉब्लम ये होगा कि ऐसे बालकों को जब उस विधि द्वारा पढ़ाया जाएगा या प्रविधि द्वारा पढ़ाया जाएगा तो बच्चों में उतनी आउटपुट नहीं होगी, उतनी लर्निंग नहीं होगी या उतना अधिगम नहीं होगा जितना समान का होता है या विशिष्ट का होता है। तो शारीरिक विकलांगता के लिए भी अलग से क्लासेज चलाई जाती हैं, अलग से स्पेशल क्लासेज होती हैं जो इनके अंतर्गत बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। इनकी पढ़ाने की विधियां, इनका योजना, इनका टाइम टेबल, सारी चीजें दूसरे बच्चों से अलग होता है। इनका सिलेबस भी थोड़ा कम होता है। श्रवण बाधित में यह है कि जब बच्चा वह सुन नहीं पाता है या जब बच्चा देख नहीं पाता है तो वहाँ भी इसको प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए भी बैले लिपि का प्रॉब्लम है कि वहाँ पर उनको बच्चों को शिक्षित किया जाए। यानी इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि कोई ऐसा बालक न हो हमारे समाज में जो वह शिक्षा से वंचित रह सके। यानी कि उसकी बौद्धिक या शारीरिक स्तर को जांच करके अलग अलग स्कूल, अलग अलग विद्यालयों में उसको शिक्षा दे सके ताकि वह अपने परिवार, अपने समाज, अपनी जाति या अपने देश का उद्धार कर सके। ते हमारा पहला था बौद्धिक स्तर था, दूसरा था शारीरिक स्तर था, तीसरा है सामाजिक स्तर है। तो बच्चों सामाजिक स्तर में इसमें होता है जो बच्चे समाज में कई कारक है इसके, जैसे हो गया आपका कुसमायोजित, इसमें दो टर्म आते हैं, कुसमायोजित प्लस समायोजित। समायोजित का पहले हमें जान लें कि समायोजित क्या है। समायोजित वह है समायोजन, समंजस। समायोजित वह है कि जो दी हुई परिस्थिति में बच्चा या बालक, उस दी हुई परिस्थिति में बालक वह कार्य पूर्णतया कर ले जिसमें उसको मानसिक द्वंद्व का सामना न करना पड़े। वह हर एक काम को
एक अच्छे ढंग से कर लेता है, चाहे समाज की जैसी भी रीतियां हो, जैसी भी संस्कृति हो, उसको वो समायोजन कर लेता है, एडजस्टमेंट कर लेता है, तो हमारा बच्चा कराता है समायोजित। यानी दी हुई परिस्थितियों को उनके अनुसार ढल गया और उसके मानसिक रूप में द्वंद्व उत्पन्न नहीं हुआ, तो हमारा समायोजित व्यक्ति हो गया। कुसमायोजित क्या है? कुसमायोजित है कि उसको हर एक फील्ड में प्रॉब्लम, समाज के हर एक रीतियों से, हर एक शिक्षा से, हर एक समुदाय से, हर एक जगह जहाँ बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो होते हैं कुसमायोजित व्यक्ति। चूंकि कुसमायोजित व्यक्ति में घर भी उसके बड़ा कारक हो सकता है बच्चे को घर का वो सम्मान नहीं मिलता हो जिस सम्मान के बच्चा वो हकदार हो, या दूसरे के प्रति उसको कम प्रेम दिया जा रहा हो, या समाज है, समाज वो उसको अधिकार नहीं दे पाता है जो अन्य बच्चों को देता है, इससे भी उसके मन में कुंठित हो जाता है, उसकी भावनाएं कुंठित हो जाती है, संवेगात्मक विकास रुक जाता है, तो वह कुसमायोजन की ओर चला जाता है। उसी तरह समायोजित व्यक्ति क्या है? जिसका हर एक जगह सब काम सेटेबल तरीके से होता चला जाए। संवेगात्मक विकास में क्या है? संवेगात्मक विकास का मतलब है संवेग, जो बोलते हैं मोशन, जो अंदर से काम करता है। यह एक आंतरिक शक्ति होती है। संवेग क्या हमारा है? मोशन है। यह एक आंतरिक शक्ति है जो ऊर्जा पर कार्य करती है, अदृश्य शक्ति जिसे बोल सकते हैं। यह एक अदृश्य शक्ति है जो ऊर्जा पर कार्य करती है, जिसका काम है आगे बढ़ाना, भावात्मक रूप से उस चीजों को क्या करे? आगे बढ़ाए, तो उसको बोलते हैं संवेगात्मक विकास। तो इसमें हमने विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत देखा कि कौन कौन बालक आते हैं। एक बौद्धिक स्तर से आते हैं, एक शारीरिक स्तर से आते हैं, एक समायोजित व्यक्ति आते हैं, एक संवेगात्मक आते हैं। क्योंकि इसकी भी गुण विशेषता पढ़ना है, इसकी भी गुण विशेषता, सबकी गुण विशेषताएं अलग अलग हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। विशिष्ट शिक्षा समान शिक्षा का एक रूपांतरण है। यह सामान्य शिक्षा का रूपांतरण रूप है। इसका सिंपल सा है कॉन्सेप्ट है कि यह जो समान शिक्षा है, जो सारे बालक, सभी बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, वह सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा में उन बालकों को जो मंद बुद्धि हो, विशिष्ट बालक हो, जो संवेगात्मक रूप से कमजोर हो या शारीरिक रूप से कमजोर हो, उनको शिक्षा में पढ़ा करके मुख्य धारा में जोड़ना, यानी कि समान शिक्षा में उनको जोड़ना है। बस विशिष्ट शिक्षा के ही है कि उनको अलग अलग ट्रेनिंग देके इस काबिल बना सकें कि वो जो मुख्य धारा में बच्चों के साथ जुड़ सकें। दूसरा है यह शिक्षा अपंग बालकों के लिए है, न कि सामान्य बालकों के लिए, न कि सामान्य बालकों के लिए। इस शिक्षा का सिंपल सा तात्पर्य है जो सामान्य से अलग हो उनको हम क्या करते हैं, विशिष्ट शिक्षा के अंतर प्रशिक्षण देते हैं। जब वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो समान बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, तो इनको मुख्य धारा में हम इसको जोड़ देते हैं। तीसरा है हमारा
योजनाबद्ध, यानी विशिष्ट बच्चों के लिए एक अलग से योजनाबद्ध शिक्षा दी जाती है। इसकी योजनाबद्ध, समय सारणी, और इसकी विधि, प्रविधि, युक्ति, सभी चीजें अलग होते हैं। किन बच्चों से अलग होते हैं? क्योंकि कंपेयर हम यहाँ सिंपल करेंगे सामान्य शिक्षा से, जो भी कंपेरिजन होगा यहाँ पर हमारा जनरल स्टूडेंट से होगा। यह है एक्सेप्शनल स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो सामान्य शिक्षा की जो टाइम टेबल होगी, या जो उनकी विधि होगी, प्रविधि होगी, युक्ति होगी, पढ़ाने की उनकी जो भी शैलियाँ होंगी, यहाँ पर उस सामान्य से अलग करेंगे। थोड़ा उसको में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे। उसमें हमें क्या करना, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगा, यानी कि लचीलापन। इन बच्चों की शिक्षा से इन बच्चों की शिक्षा थोड़ा से लचीलापन रहेंगी, तभी हम जा करके इन बच्चों को उतनी ज्ञान दे पाएंगे कि वो मुख्य धारा में जुड़ सकें। नेक्स्ट है विशिष्ट बच्चों की रुचि, अभिरुचि, क्षमता एवं विशिष्ट बच्चों की रुचि, अभिरुचि, क्षमता एवं अभिप्रेरणा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर जो हमारे बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं, उनकी रुचियों का हम पर ध्यान रखना पड़ता है कि उनके अंदर कौन सी सब्जेक्ट पढ़ने की कितनी रुचि है। रुचि का सिंपल सा तात्पर्य है वरीयता देने से, कि वो किस सब्जेक्ट पर कितना वरीयता दे रहे हैं। जैसे में अगर हम एग्जाम्पल इसका है कि जैसे में रुचि में क्या, रुचि का डिफिनेशन होगा कि अगर हम कहीं मार्केट में जाते हैं, कोई अगर हमें कपड़ा खरीदना होता है, तो कई कपड़ों के कलेक्शन में हमारी जो आंख की ज्ञानेंद्रियां हैं या सेंसिटिव ऑर्गन है, किसी एक ही कपड़े पर रुकती है, उसी को हम चयन करते हैं। यानी मैक्सिमम हमारे पास ऑब्जेक्ट हों, उसमें से हम सोल्यूशन क्या लेते हैं, एक को चयन करते हैं, यह हमारी है रुचि। रुचि अभिरुचि में बहुत ही डिफरेंट है। रुचि अभिरुचि क्या है कि व्यक्ति विशेष का किसी एक फील्ड में विकास से तात्पर्य है कि वह उसमें कितना विकास कर रहा है। जैसे में कि मान लीजिए कि इस अभिरुचि पर रुचि का प्रभाव पड़ता है। कक्षा 12 में बच्चा पास हो गया तो बच्चा ये ध्यान देगा कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है। क्योंकि फील्ड चयन करना बड़ी बात नहीं है, हम फील्ड कोई भी चयन कर सकते हैं। प्रश्न है कि उस फील्ड के अकॉर्डिंग हमारे व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, यानी हम उस फील्ड में कितना सीखे। यही है हमारी अभिरुचि। इंजीनियरिंग का फील्ड आपने चयन कर लिया, इंजीनियरिंग आप 4 साल पढ़े भी, पैसे भी लगे, पता चला आप किसी काम की इंजीनियर नहीं है, यानी कि आपकी रुचि नहीं थी, आप जबरी पढ़ रहे थे सब्जेक्ट को। यानी अभिरुचि का मतलब है कि वह व्यक्ति विशेष किसी विशेष फील्ड में जो उसने चयन किया हो उसमें क्या करे, वह कौशल विकसित करे, स्किल डेवलपमेंट कर ले, यानी उसकी पूरी जानकारी उसको हो। चाहे वो क्यों नहीं इंजीनियरिंग का फील्ड हो, मेडिकल का हो, चाहे टीचर का फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे नेता बनना हो या हमारा दार्शनिक बनना हो, जो भी फील्ड चयन करता है
उसमें उसको पारंगत हासिल हो, वह हमारा होता है अभिरुचि। अब आगे है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब है मोटिव। इसमें यह है कि वह बच्चा को प्रेरणा कहाँ से मिलती है। सबसे पहले तो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हमको हमारे पास एक आवश्यकता जागृत होती है जो आंतरिक होती है, इंटरनल होती है। फिर यह आवश्यकता जब बढ़ जाता है तब हमें पता चलता है कि इस आवश्यकता का हमारा उद्देश्य क्या था, स्टिमुलस क्या था। स्टिमुलस में है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले आवश्यकता हमारी जागृत होती है, फिर हमारी जागृत होती है स्टिमुलस, फिर उसके बाद हमारे चालन आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा से। हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, अगर हमें आवश्यकता, सबकी आवश्यकता अलग अलग है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं व्यक्ति है या पर्सनालिटी है जिसकी आवश्यकता मैच करे। सबकी आवश्यकताएं, सबकी सोच अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हमें किसी चीज की आवश्यकता हो गई, फिर हमारे पास क्या हुआ, उद्देश्य हो गया, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं स्टिमुलस। आवश्यकता के पास हमारा क्या हो गया, उद्दीपक, कि हमारा आवश्यकता किसके प्रति है, हमारा उद्दीपक क्या है, जिसको बोलते हैं स्टिमुलस। आवश्यकता जागृत होना बड़ी बात नहीं है, उसके पर हमारे पास होना चाहिए उद्दीपक। जब उद्दीपक के प्रति आपके अंदर चालन हो जाए, जब उद्दीपक के प्रति आपका चालन हो जाए, वह बढ़ा हुआ चालन जब आगे बढ़ता है वही हमारा प्रेरणा का काम करता है। यानी लक्ष्य की प्राप्ति। हमें इतनी इतनी घटनाएं हमारे आंतरिक रूप में घटित हो जाती हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि कितनी घटनाएं हमारे रूप में घट गई। इतनी घटनाओं के बाद हमें पता चलता है कि हम अभिप्रेरित हुए कि नहीं। लेकिन अभिप्रेरणा के लिए, अभिप्रेरणा तो आंतरिक है, लेकिन इसके लिए एक बाहरी स्टिमुलस को होना जरूरी है। जब तक बाहरी स्टिमुलस नहीं होगा तब तक हम ये कॉन्फिडेंस नहीं कर सकते कि प्रेरणा किसके प्रति हमारी जागृत हुई या किसके प्रति हमको कंपेयर करना है। ये होगी हमारी विशेषताओं में। विशिष्ट शिक्षा में बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे का रुचि क्या है, उसकी अभिरुचियों को ध्यान में रखा जाता है, उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखा जाता है, उसकी क्षमताओं को और अभिप्रेरणा को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है इसमें अब विशेषताओं के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है। हम थोड़ा सा अपने उद्देश्य पर गौर करें। उद्देश्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 1986 और 1992। हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 बनाई गई, 1986 1992। इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य यही रखा गया, ये उद्देश्य में है आपका उद्देश्य। किनका उद्देश्य क्या था। पहला इनका उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कि वह बालक जो अन्य सामान्य बालकों से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक रूप से अलग हैं, सबसे पहले उनको एकीकृत करना, मतलब ऐसे पाठ्यक्रम नियुक्त करना, ऐसी शिक्षा उनको देना कि वह सामान्य बालकों के साथ पढ़ सके। यानी कि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट बालकों को सामान्य
सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण कराना। सबसे इम्पोर्टेंट का टॉपिक यही था एजुकेशन पॉलिसी का कि जो भी हमारे विशिष्ट बालक हैं वह समान बालक के साथ शिक्षा ग्रहण करने योग्य हो जाए, यानी इतनी हम उनको शिक्षा दें, इतनी प्रकार के पढ़ाएं कि वो सभी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने योग्य हो जाए। दूसरा था विशिष्ट बालक को उनके काबिलियत के हिसाब से इतने योग्य बना देना कि वह अपना जीवन पार्जन स्वयं कर सकें, किसी पर डिपेंड न रह सकें। यानी दूसरा मोटिव था कि वह अपना जीवन यापन करने में समर्थ हो सके, जीवन यापन करने में सक्षम। यानी कि जो विकलांग बच्चे हैं या जो मूक बधिर बालक हैं, जो दृष्टिबाधित बालक हैं या जो विशिष्ट बालक हैं या सामान्य हैं या कुसमायोजित बालक हैं, उनको बस इतनी ही शिक्षा देना कि वह अपना जीवन यापन कर सके, तभी वह समाज का उपयुक्त नागरिक या देश में उनका योगदान हो सकेगा। तीसरा था इसमें आपका विशिष्ट बालकों को उनकी तीसरी पॉलिसी थी कि वह इतना आत्मविश्वासी हो सके कि वह सामान्य बालक या उस जगह को भी जा सकें जिन्हां वो जाने में असक्षम हैं। बहुत से हमारे विशिष्ट बालक हैं जैसे कि मूक बधिर हैं या विकलांग हैं, तो बालक क्या होते हैं कि वो सामान्य बच्चों के साथ उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, क्लास में जाने में प्रॉब्लम होती है, किस तरीके के लोग मिल रहे हैं ये प्रॉब्लम होती है। बस उनके अंदर इतनी गुणवत्ता डाल देना है, क्वालिटी इतनी हो जाए कि वह सामान्य बच्चों के साथ उठ बैठ सकें, सभी लोगों के साथ, चाहे वो कोई धार्मिक स्तर हो, सामाजिक स्तर हो या देश यापन हो या गवर्नमेंट की जॉब हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी हो, वह उनको उतनी वरीयता मिल सके जितना सामान्य बच्चों को मिलती है। ये तीसरा पॉइंट इनका ये था उद्देश्य का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से 1992 में यह 3 मुद्दों पर जोर दिए थे ताकि वह बालक हमारे सामान्य बालकों की तरह अध्ययन यापन कर सके और उसी तरीके की जीवन शैली जी सके। नेक्स्ट है इसमें इनका क्षेत्र। इनका क्षेत्र कौन कौन सा था? क्षेत्र में सबसे पहले ये उद्देश्य बनाया गया था, इनका क्षेत्र था जो फील्ड था हमारे विशिष्ट शिक्षा का, वह है बच्चों में आत्मविश्वास को जागृत करना। यानी कोई भी विशिष्ट बालक यह अपने आप में, खासतौर से अपंग, मूक बधिर, दृष्टिबाधित या शारीरिक रूप से या कुसमायोजित व्यक्ति, उन बालकों में इतनी आत्मविश्वास हो कि सभी सामान्य बालकों के साथ अध्ययन यापन से लेके सारी क्रियाकलाप कर सकें, चाहे किसी प्रकार की शिक्षा हो। इनके क्षेत्र में रुचियों का भी ध्यान दिया गया, उनकी इच्छा शक्तियों का भी ध्यान दिया गया, यानी कि बालक की रुचि है या नहीं, उसकी इच्छा शक्ति किस फील्ड में कितनी है, इस पर भी इन्होंने ध्यान दिया। नेक्स्ट क्षेत्र में था कि ऐसे बालक को जो समाज में जिनका कोई स्थान नहीं है, जो समाज से अपने आप को अलग समझते हैं, उनको उपयुक्त नागरिक कैसे बनाया जा सके। तो बस इसका सिंपल सा उद्देश्य था
किनको लिए हम विशिष्ट क्लास चलाएं, विशिष्ट कक्षाएं चलाएं, स्पेशल विधि हो, प्रविधि हो या तो युक्ति इस प्रकार की हो जिससे वह इतना गुणवत्ता सीख सके कि हमारे समाज में हमारी संस्कृति का, हमारे मूल्यों का, हमारे वैल्यूओं का स्थानांतरण करते रहें और वह समान बालकों, समान परिवार और देश में योगदान देते रहें। नेक्स्ट था मुख्य धारा में जोड़ना। मुख्य धारा में जोड़ना। विशिष्ट शिक्षा के सबसे बड़ा ये था कि इन कुसमायोजित व्यक्तियों को जो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, विकलांगता हो, इनको मुख्य धारा में कैसे लाए। बिना मुख्य धारा में लाए न तो देश का विकास हो सकता है, न तो समाज का विकास हो सकता है। क्योंकि देश समाज तो बाद में आते हैं, पहले परिवार का विकास ही नहीं हो सकता है। परिवार में ही कोलाहल शुरू हो जाएगा, प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। आप अक्सर देखे होंगे कि परिवार में किसी एक को वरीयता दी जाती है तो उसके वजह से 2-3 लोग ऐसे ऑटोमेटिक नाखुश हो जाते हैं। तो प्रश्न है कि पहले पारिवारिक स्तर पर उनको हमें यह शिक्षा दें कि आप समान बालकों से अलग नहीं हैं। जैसे समान बालक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं उसी तरीके से आप भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्य शैक्षिक अवसर। समान शैक्षिक अवसर से क्या तात्पर्य है? समान शैक्षिक अवसर से तात्पर्य है कि यह बालक भी सामान्य बालकों की तरह शिक्षा का अवसर प्राप्त कर सकें। ये नहीं कि बालक बोल नहीं पाता है या विकलांग है या मंद बुद्धि का है तो उसको विद्यालय नहीं भेजा जाए। बिल्कुल हम उसके लिए विद्यालय भेज सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी ने हम निर्णय लिया कि इनके लिए अलग से स्पेशल क्लासेस चलाए जाएं ताकि वह समान बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ, इनको अलग से भी शिक्षा हम दे करके समान बच्चों के साथ जोड़ सकते हैं ताकि इनकी मानसिक खराब ना हो, मानसिक स्थिति खराब ना हो। क्योंकि यह बच्चे भी, इनकी भी संख्या मैक्सिमम है। अगर इस तरीके से बच्चे को अगर हम इस शिक्षा नहीं देंगे तो यह समाज के लिए हमारा एक कलंक ही होंगे, अभिशाप के रूप में ही सामने आएंगे। इसलिए समान शैक्षिक अवसर देने के लिए इनको अलग से शिक्षा की व्यवस्था करके वह गुणवत्ता डाल करके हमारे समाज में, हमारे संस्कृति में, हमारे देश में इनका योगदान से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है और लास्ट है जीवन यापन के संदर्भ में। जीवन यापन करने में योग्य। माना हम ऐसे बालकों को जीवन यापन में दक्ष नहीं बना सकते लेकिन इतना योग्य जरूर बना सकते हैं कि यह बालक उन बालकों के अपना जीवन यापन करने में स्वयं योग्य हो ताकि उनके मन को कुंठित न लगे। वह समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए इतनी योग्यता जरूर रख लें हमारे विशिष्ट शिक्षा से ताकि वह अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो।